Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's lecture, we will try to understand what pharmacokinetics is and its component. So let's start. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है और हम उसको देखेंगे। तो आज के हम लेक्चर में क्या देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हेंडरसन हेसलवेक इक्वेशन क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। इसी में ही हम देखेंगे एरिया अंडर कर्व, बायो इक्विवेलेंस समरी एंड देयर आर सम क्वेश्चंस एज वेल इन दिस लेक्चर। सो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स किन दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मेको और काइनेटिक्स। तो फार्मेको से हमने पहली क्लास में भी देखा था कि फार्मेको मीन्स ड्रग या मेडिसिन। ओके, काइनेटिक्स से क्या पता चलता है, काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट तो हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ अ ड्रग, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग। और क्या बोल सकते हैं कि मूवमेंट मूवमेंट ऑफ अ ड्रग, ऑफ अ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने पिछली वाली क्लास में देखा था साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं। यस, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से थे, लोकल, लोकल रूट, ओरल यानी एंट्रल, और पेरेंट्रल था। लोकल में भी क्या क्या थे, स्किन, आई, ईयर और वजाइनल रूट। ओके, और ओरल में देखा था हमने कि हम ओरली दे रहे हैं ड्रग, और पेरेंट्रल में देखा था आईवी, आईएम, आईडी और एससी, सबक्यूटेनियस। तो हमने देखा कि कैसे ड्रग बॉडी में पहुंच रही है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसको और क्या बोलते हैं, और भी आपने बुक में देखा होगा, ये लिखा होता है व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। हाँ, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म and excretion. So in today's lecture we will cover absorption in very comprehensive way or in very easiest way. So let's start कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फ्लूइड्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल अल्ट्रेशन दैट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। कोई भी ड्रग है उसका काम हो गया, अब उसको रिमूव करनी है हमें बॉडी से। ओके, तो एक ही छोटी सी डेफिनेशन मेरे मन में आई थी, मैंने यहाँ लिखा है अ जर्नी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टू एक्सक्रीशन दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो एक जर्नी हम भी करते हैं, कैसे, एक हमें दिल्ली जाना है आगरा से, तो कैसे जाते हैं, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ कभी, तो सबसे पहले मैं आगरा आईएसबीटी जाता हूँ। आगरा आईएसबीटी पर मैं पहुँच गया, फिर मैंने एक बस देखी, फिर मैंने बस में एंटर किया। बस में एंटर करने के बाद मुझे फिर सीट दिखी जहाँ जहाँ पर जाकर मैं बैठ गया। फिर उसके बाद कंडक्टर साहब आते हैं तो बोलते हैं रुपए दो, तो मैं रुपए देता हूँ, ये आए और फिर मैंने इनको पैसे दिए। फिर उसके बाद बैठा मैं, कुछ देर बाद आनंद विहार आ गया और फिर मैं वहाँ उतर गया और वहाँ से मैं एलिमिनेट हो गया। वही ऐसा ही ये ड्रग हो गई। ड्रग जब आपने बॉडी में की तो ये इस तरीके से एब्जॉर्ब हो गई। फिर ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ, साइट ऑफ टारगेट, कहाँ पर इसको टारगेट करना है। फिर क्या है, मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद ये आप समझेंगे उसको। और फिर क्या हुआ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो जैसे ही ये सब काम हो गया मेरा, तो मैं फिर ड्रग का भी काम हो गया, तो क्या है, उसको एलिमिनेट होना है। तो ऐसे ही
सबसे पहले एब्जॉर्ब हुई ड्रग, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर मेटाबोलाइज हुई ड्रग, फिर उसके बाद एलिमिनेट हो गई। तो इसी तरीके से आप आगरा आईएसबीटी से आनंद विहार आईएसबीटी आ गए। अब आनंद विहार आ गए तो अब आपको मास्क लगा लेना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड। क्या थी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? यस, वही पेरेंट्रल, एंट्रल और लोकल, ये सबको अब पता चल ही चुका है। तो कैसे ये एब्जॉर्ब होती है, इस एक को हम इस बार इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग है वो आपने ओरली दी पेशेंट को, ओके, तो फिर ये इस तरीके से फूड पाइप से होते हुए ये गट वॉल यानी स्टमक में पहुंची, उसके बाद ये यहाँ पर आएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे आएगी, उसके बाद ये यहाँ जाएगी और फिर ये यहाँ आएगी। बस सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। तो सबसे पहले ड्रग जब गट वॉल में आती है तो ये इसको ये वाली मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन बोथ शुड बी क्रॉस बाय अ ड्रग। तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए? इसको लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो हम कहेंगे दैट ड्रग विल नॉट क्रॉस दीज मेम्ब्रेन्स। ओके, तो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। ओके, फिर लिपिड सॉल्युबल होने के बाद ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन सभी को पता है, पोर्टल वेन क्या करती है? पोर्टल वेन कैरीज ब्लड टू द लिवर। तो ये ब्लड में फिर ये ड्रग को लिवर में लेकर जाएगी। ड्रग यहाँ आ गई। अब फिर यहाँ मेटाबॉलिज्म होगा। कहाँ होगा मेटाबॉलिज्म? लिवर में। फिर ये ड्रग मेटाबोलाइज होकर फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ही होता है। तो क्या होगा? इसके बाद जो ड्रग होगी वो पूरे बॉडी में फ्लो होगी, जाएगी और फिर वहाँ पर टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट पर वो अपना एक्शन करेगी। तो अगर मैं इसको समराइज करूं कि ये कैसे हुआ सब कुछ, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि हमने पहले ड्रग ली जो कि ओरली ड्रग ली, फिर उसके बाद ड्रग कहाँ पहुंची? यहाँ पर गट वॉल में पहुंची। ओके, तो गट वॉल में पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? पोर्टल वेन में पहुंची। फिर पोर्टल वेन क्या करेगा? लिवर में लेके जाएगा ड्रग को, और फिर उसके बाद लिवर में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। फिर उसके बाद लिवर के बाद क्या होगा? लिवर इसको मेटाबोलाइज करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा देगा। सिंपल, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई ड्रग, फिर वो पूरी बॉडी में अच्छे से मूव कर पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ ड्रग या एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू डिजॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल्स। अब इसको भी और सिंप्लीफाई वे में समझते हैं कि ऑल सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड या फैट बाइलेयर्स। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन रीडली डिजॉल्व्ड थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तभी वो यहाँ पर वो डिजॉल्व हो पाएगी और वो क्रॉस कर पाएगी। अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल तो आप कहेंगे कि भाई वाटर सॉल्युबल ड्रग विल नॉट क्रॉस दीज मेम्ब्रेन्स। ओके, हम इसको और अच्छे से अभी नेक्स्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर है हमारी बॉडी में। वाटर किन्हीं दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। H2O यानी ये है आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और ये है आयोनाइज्ड फॉर्म। ओके, तो ऐसे ही ड्रग है। ड्रग भी दो टाइप से भी प्रेजेंट हो सकती है। क्या? वो भी अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड। तो ये X क्या है? ये एक ड्रग हो गई, H प्रोटॉन हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ड्रग ऑल्सो कैन बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, दैट इज अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड कैसे? ये यहाँ पर आयंस हैं तो हम बोलेंगे इसको आयोनाइज्ड, यहाँ पर आयंस नहीं है तो हम बोलेंगे अनआयोनाइज्ड। जब आयंस नहीं है तो हम इसको नॉन आयोनाइज्ड भी बोल सकते हैं। ओके, और क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको हम नॉन पोलर भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर। और भी कुछ बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे आयोनाइज्ड को पोलर। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल। और इसको हम बोलेंगे लिपिड सॉल्युबल। तो हमें यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि
लिपिड सॉल्युबल ही नॉन पोलर होती हैं और अनआयोनाइज्ड होती हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए, अब क्लियर हो जाना चाहिए कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन एब्जॉर्ब इन द बॉडी। बस अभी हमें इतना समझना है। और अनआयोनाइज्ड या पोलर या वाटर सॉल्युबल ड्रग विल नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड ऑब्वियसली विल नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी। ओके, तो आगे हम समझते हैं आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन द मीडियम वेयर इट इज़ प्रेजेंट। इसको अभी और क्लियर करता हूँ। तो एक गोल्डन रूल हमें पता होना चाहिए कि फॉर एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग। जैसे कोई ड्रग एसिडिक है तो उसको मीडियम कौन सा चाहिए? एसिडिक ही मीडियम चाहिए। कोई ड्रग बेसिक है तो उसके लिए बेसिक मीडियम चाहिए। वेयर एज फॉर एलिमिनेशन डिफरेंट मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। कैसे कि कोई भी ड्रग एसिडिक है तो उसको एलिमिनेट कराने के लिए बेसिक ड्रग चाहिए और बेसिक मीडियम चाहिए, और बेसिक ड्रग के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। बस इतना सिंपल है। इसको और हम अच्छे से समझेंगे अभी। ओके, तो मैंने आपको बताया सेम मीडियम ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कलर बदलता हूँ, ब्लू। तो ड्रग क्या हम लेते हैं? एसिडिक ड्रग के लिए हमें एब्जॉर्ब कराने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक। ओके, तो सॉल्युबिलिटी होगी? यस होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लिपिड सॉल्युबल। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? नॉन आयोनाइज्ड। ओके, और नॉन आयोनाइज्ड के बाद और भी क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर क्या देखा था? यस, नॉन पोलर याद रहना है, ठीक है। चलिए, एसिडिक। फिर कोई ड्रग बेसिक है तो मीडियम बेसिक होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम मीडियम ड्रग्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, यही तो पढ़ा था हमने। तो ये भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी, नॉन पोलर होगी। लेकिन अब यहाँ से बदलता है कि कोई ड्रग एसिडिक है और मीडियम उसको बेसिक है, तो क्या होगा? सॉल्युबल नहीं होगी। जब नहीं होगी तो हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल होगी, और ये आयोनाइज्ड होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म होगा, इसमें आयंस होंगे। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? पोलर होगी। ओके, तो एक और भी हो सकता है, जैसे कि बेसिक ड्रग है तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक। तो यहाँ भी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, वाटर सॉल्युबल होगा, आयोनाइज्ड होगा, पोलर होगा। इतना पता चला आपको? तो हम यहाँ पर एक छोटा सा और समझ सकते हैं किसी और कलर पेन से। मेरा तो कोई फेवरेट भी कलर नहीं है ऐसा, इससे ही समझते हैं कि ये जो ऊपर के जो दो बताए हैं, यानी जो एसिडिक से एसिडिक और बेसिक से बेसिक, तो हम ये बोल सकते हैं दीज फॉर्म्स या ये दीज प्रोसेस कह सकते हैं कि ये ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जो नीचे के दो हैं हम इसको बोल सकते हैं फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे। हमें एक और बात पता होना चाहिए कि जब ये यहाँ पर तो यहाँ से मैंने बताया कि ये वाटर सॉल्युबल और फिर ये बताया आयोनाइज्ड है। ये आयोनाइज्ड बताया, कहीं लिखा है आयोनाइज्ड? यस, यहाँ लिखा है। तो आयोनाइज्ड है तो बताया कि ये वाटर सॉल्युबल है, आयोनाइज्ड है, पोलर है, और ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं, क्या? आवर बॉडी डोंट लाइक आइंस। जब बॉडी को आइंस पसंद नहीं है तो क्या कहेगा? भाई बाहर इससे निकालो। जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों इसको अपने पास रखूँगा? तो मैं कहूँगा कि आवर बॉडी डोंट लाइक आइंस, तो हम इसको एक्सक्रीट कराएंगे। ओके, तो ये एक्सक्रीट हो गया। तो हमने इतना सब कुछ देखा। फिर से हम देख लेते हैं कि ड्रग के लिए मीडियम होना चाहिए सेम, उसकी सॉल्युबिलिटी उससे पता चलेगी। अगर सेम मीडियम है एक ड्रग के लिए तो वो ऑब्वियस है कि एब्जॉर्ब होगी, वेयर एज डिफरेंट मीडियम है तो एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पर एक और बात आपको पता होना चाहिए कि कभी भी क्या होता है जब ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज की स्पेलिंग ही नहीं आती मुझे, जब ओवरडोज हो जाती है तो अब आपको पता चल गया होगा कि मान लो एसिडिक ड्रग की ओवरडोज हो गई, और तो क्या करेंगे आप इसको? तो उसको डिफरेंट मीडियम उसको देंगे। तो कौन सा मीडियम देंगे? बेसिक मीडियम। अगर कोई बेसिक
ड्रग की ओवरडोज हो गई तो आप क्या कहेंगे, एसिडिक देंगे, सिंपल। ये मैं इसको आपको एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीशन वाले पार्ट में इसको और अच्छे से बताऊंगा कैसे हमें एलिमिनेट करना है। मतलब जब कभी हो जाती है, देखते होंगे कोई, बस कोई अच्छी सी मूवी देख के आया और उसने किसी ने रिप्लाई नहीं करा तो वो कर देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, यानी क्लास 9 12 में। क्या होती है एक बार देखते हैं हम उसको। यस, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ये हो गया आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये नीचे हम लिखेंगे अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग, ठीक है। तो हम ये देखा, इसमें ये पता चलता है हमें इसको हम यूज़ क्यों करते हैं वो अभी मैं सब बताऊंगा आपको। तो ये यहाँ पर हमने ऊपर लिया है ये आयोनाइज्ड और यहाँ पर अनआयोनाइज्ड। तो पीके है, क्या होता है, पीके होता है डिसोसिएट कांस्टेंट वेयर ड्रग इज 50% आयोनाइज्ड एंड 50% नॉन आयोनाइज्ड। तो आप कहेंगे इसको सॉल्व करके दिखाओ, मुझे वो भी आता है, कैसे करूँगा मैं। पी एच देखेंगे, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ये आपको बताया कि ये आयोनाइज्ड है तो आयोनाइज्ड के लिया हमने 50% और अनआयोनाइज्ड 50% ले लिया। ये बदल सकता है, 90-10 भी हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, लेकिन हमें अभी इसको देखना है तो हम इसको 50-50 ही लेते हैं, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म में इक्वल। तो पी एच इज इक्वल टू, अगर थोड़ी बहुत मैथ आती हो तो ये इसको ऐसे, ये 50 से 50 कट जाएगा, तो पी के ए प्लस log 1। अब log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो पी के ए प्लस ये इस तरीके से हो जाएगा। तो पी एच, अभी इसको जोड़ेंगे तो बहुत टफ हो गई ये मैथ, तो कैलकुलेटर निकालूंगा तो बस इतना आंसर आएगा इसका। तो यही बताया, पी एच इज इक्वल टू पी के ए। तो पी के ए क्या हो गया, डिसोसिएट कांस्टेंट वेयर ड्रग इज 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड। और भी इसको क्लियर करेंगे हम यहाँ से, यही लिखा है मैंने, पी एच एट विच, पहले तो देखेंगे पी एच क्या होता है। पी एच होता है एसिडिटी और एल्कनिटी ऑफ द बॉडी, कि क्या, कि ये बताते हैं कि कोई भी ड्रग अगर एसिडिक है तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, और कोई भी ड्रग बेसिक है तो वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। पी के क्या देखा था, पी एच एट विच अ ड्रग इज 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड। ओके, और भी कुछ देखना है इसमें, यस। तो देखेंगे, तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन बताती है कि ड्रग का आयोनाइजेशन स्टेट बताएगी कि ड्रग आयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइज्ड है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसे, कि कोई भी कैसे बताएगी, लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको पता ही है कि कौन सी ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। तो एसिडिक ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी और बेसिक कहाँ होगी, कमेंट्स में बताओगे, नहीं बताना, यही बता देते हैं। तो एसिडिक कहाँ होगी, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक कहाँ होगी, बेसिक मीडियम में। इतना समझ आया, नहीं आया समझ तो और भी अच्छी बात है, कुछ नहीं, बस इसको इतना हमें रट लेना है कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए। तो पी के ए बस आपको थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि कैसे इसको हमने देखा, बस एक बार देख लेना। और ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये हाँ MCQ भी आता है ये ऐसा कोई, कि पी के क्या होता है, या 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड कब होती है। तो इस तरीके से थोड़ा आप समझना इसको, ओके। देख लेते हैं कैसे ये इन्होंने ये जो बोला है, कि क्या बोला है, कि ये वाला यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यस कोई बताएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिड आ गया भाई इसमें, तो ये ऑब्वियस है कि एसिडिक ड्रग होगी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन कहाँ आएगी, आपने पढ़ा अभी ऊपर, तो ये पढ़ा था आपने कि एस्पिरिन आएगी, एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक में आएगी। स्टमक में कौन सा मीडियम होता है,
यस एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर ये ड्रग आई आपकी यहाँ हो गई। वेयरएज अगर आपने कोई बेसिक ड्रग ली, बेसिक ड्रग कौन कौन सी मैंने यहाँ पर लिखा है, मॉर्फिन हो गई, फ्लॉक्सिटीन हो गई, ओलेंजेपाइन हो गई, तो ये सारी ड्रग क्या है, ये आपकी बेसिक ड्रग है। अच्छा बेसिक ड्रग कैसे पता चलेगा, तो जहाँ कहीं भी आई एन ई सफिक्स दिखे, सफिक्स INE, और कहाँ वो दिख सकता है, आपने एक एम्फिटामिन सुना होगा, एम्फिटामिन हो गई, तो ये इसमें भी INE आया। तो INE जब कभी भी सफिक्स दिखे किसी भी ड्रग में नॉट क्लास में, तो ड्रग में जब कभी भी INE दिखेगा तो आप बोलेंगे कि हाँ ये एक ड्रग बेसिक ड्रग है। ओके, तो अभी हमने देखा कि ऑल एसिडिक ड्रग्स विल बी एब्जॉर्ब इन द स्टमक, whereas all basic drugs will be absorbed in the intestine। ओके, तो हम एक बार देखते हैं कैसे करते हैं। तो एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन कहाँ एब्जॉर्ब हुई है, आपके स्टमक में, ये स्टमक हो गया। और ये बेसिक ड्रग्स हैं, तो बेसिक ड्रग्स कहाँ होंगी, इंटेस्टाइन में। तो अगर हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन तो यही कहती है कि ऑल एसिडिक ड्रग्स विल बी एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम और ऑल बेसिक ड्रग्स विल बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। बट ये प्रैक्टिकली ठीक हो सकता है, बताइए? नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टमक को और भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी ड्रग अगर यहाँ पर आ जाती है, यानी एसिडिक ड्रग आ जाती है स्टमक में, तो उसके लिए उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहला तो आपको पता ही होगा कि खाना जो भी है पेट में ज़्यादा देर नहीं रुकता है तो वो चला जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, और क्या हो सकता है, ट्रांजिट टाइम। अब कहेंगे सर ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम होता है कि कहीं भी कोई भी ड्रग कितनी देर रुकती है, उसी को ट्रांजिट टाइम बोलेंगे। अगर कोई ड्रग ज़्यादा देर रुकती है तो कहेंगे कि वहाँ पर वो जल्द ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इन केस ऑफ स्टमक तो इसका ट्रांजिट टाइम बहुत कम होगा, मतलब कम होगा। तो क्या होगा, फिर ये कम होगा यहाँ पर, तो ये खिसक के यहाँ पर नीचे इंटेस्टाइन में आ जाएगी, तो फिर ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन वी कैन से दैट ऑल एसिडिक ड्रग्स विल बी एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग विल बी एब्जॉर्ब इन द बेसिक मीडियम। वेयरएज इन प्रैक्टिकली हम देखें तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम भी है और ट्रांजिट टाइम ऑफ स्टमक इज़ वेरी क्या बोल सकते हैं, वेरी कम। तो इसके बाद हाँ ये बताया है कि वाई मोर ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। क्यों ऐसा है कि जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि उसका ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हफ्तों भर पड़ी रहती हैं। आप भी कुछ बहुत सारे खाना खाते हैं, पड़े रहते हैं, भोले चटूरे खाते हैं, वो भी पड़े रहते हैं। और क्या हो सकता है, सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है, विलाई। तो विलाईज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, तो वो भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को वो बढ़ाते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अच्छे से यहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। और वही स्टमक है, वो तो छोटा सा स्टमक है, और ये इसमें कहाँ इतने विलाई हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रांजिट टाइम किसका ज़्यादा है, इंटेस्टाइन का। ट्रांजिट टाइम का मतलब हमें पता चला कि वहाँ पर ड्रग ज़्यादा देर रुक पा रही है। और सरफेस एरिया क्या है, स्टमक का बहुत कम है और इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, तो वहाँ पर ड्रग अच्छे से रुक पा रही है, तो वहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो बायो को हम पढ़ते हैं, बायो से क्या समझते हैं, बायोलॉजी पढ़ा होगा, बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकली अवेलेबिलिटी से क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट। तो हम इसको बोलेंगे ड्रग के रेस्पेक्ट में, ड्रग इज़ प्रेजेंट बायोलॉजिकली इन द बॉडी। तो इसको भी हम समझते हैं बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली हम इसको समझेंगे। एक बढ़िया सा पेन का कलर लेते हैं, कोई ये वाला। ओके, इसको लॉक। ये सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी ड्रग के आपने 100 मॉलिक्यूल्स दिए पेशेंट को, 100 मॉलिक्यूल्स पेशेंट को दिए, तो क्या होगा, आपने ओरली दिए तो वो यहाँ से इस तरीके से आया, सबसे पहले आया तो कहाँ आया, ये आपने फूड पाइप से दिया, ओरली दिया तो ये गट वॉल में आया। फिर आपने उसके बाद देखा, फिर ये यहाँ से ये लिपिड सॉल्युबल होगी ड्रग, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें एब्जॉर्ब होगी। कहाँ होगी, ये क्या थी, ये पोर्टल
पोर्टल वेन। फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगी, ये लिवर में जाएगी। लिवर में क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। तो लिवर के बाद फिर ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो आप समझते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स आपने किसी ड्रग के दिए, तो 100 मॉलिक्यूल्स में मान लेते हैं कि 80 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इन द पोर्टल वेन, या आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब इन द बॉडी। और क्या 20 मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, 20 मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पर आ गए, वही एब्जॉर्ब भी नहीं हुए, वाटर सॉल्युबल थे कुछ, तो क्या था 20 मॉलिक्यूल्स ये बाहर आ गए, एलिमिनेट हो गए। तो हम इसको बोल सकते हैं ये वाटर सॉल्युबल हो गए और ये फीकस के थ्रू बाहर आ गए, बस इतना हो गया। फिर 80 मॉलिक्यूल्स ये कहाँ आ गए थे, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में आने के बाद ये कहाँ जाएंगे, 80 मॉलिक्यूल्स जाएंगे आपके लिवर में। तो लिवर है भाई, लिवर के पास भी अपनी खर्ची हैं, तो लिवर क्या करेगा कि भाई कुछ थोड़ी मुझे आप कन्वीनियंस फीस दो, फिर मैं इसको मेटाबोलाइज करूँगा, या मैं फिर इसका केमिकल अल्ट्रेशन करूँगा, या फिर मैं इसको बायो ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो वो कहता है कि कितना, तो वो कहता है चलो 30 मॉलिक्यूल्स वो ले लेता है, क्या ले लेता है वो, अपनी कन्वीनियंस फीस। अब 80 में से अगर मैं 30 माइनस करूँगा तो ये इतनी टफ नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये 50 मॉलिक्यूल्स फाइनली ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचते हैं, 50 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है 50 मॉलिक्यूल सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद फिर क्या होगा, ये टारगेटेड साइट पे पहुँचेंगे, टारगेटेड साइट। ओके, तो देखा 100 मॉलिक्यूल्स में से 20 मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए, 80 मॉलिक्यूल्स आपके फाइनली पोर्टल वेन में पहुँचे, जो कि मतलब एब्जॉर्ब हुए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स आपके मेटाबोलाइज के बाद बचे। फिर उसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। इतना ही हमें पता होना चाहिए, बस ज़्यादा पता भी नहीं करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है, देखते कैसे हैं। तो आपने किसी ड्रग के 100 मॉलिक्यूल्स दिए और 50 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, तो मैं क्या हम बोल सकते हैं कि हमने एक फ्रैक्शन दिया, ये फ्रैक्शन एक हो गया, एक फ्रैक्शन दिया, लेकिन यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब हुआ, 0.5, आधा ही तो एब्जॉर्ब हुआ, आधा तो हमारा इन्होंने ले लिया और इन्होंने ले लिया। तो हम बोलेंगे इसको 0.5 ये एब्जॉर्ब हुआ, यानी फ्रैक्शन। अगर आप कहेंगे कि सर इसको परसेंटेज में बताइए, तो थोड़ी मैथ मुझे भी आती है, तो मैं कहूँगा कि 0.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 50%। ओके, तो 50% क्या हुआ, 50% बायो अवेलेबिलिटी हो गई। अगर मैं परसेंटेज में देखूंगा, अगर फ्रैक्शन में देखूंगा तो 0.5। तो देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं इसको, तो कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स दिए, 50 पहुँचे। तो अगर आप देखेंगे तो 50% ही मॉलिक्यूल पहुँचे जो यहाँ पर दिख रहे हैं। और 0.5 में क्या था कि एक फ्रैक्शन दिया और 0.5 फ्रैक्शन पहुँचा बॉडी में, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ओके, इतना क्लियर है। हाँ, अब हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ड्रग डिफरेंट रूट की अलग अलग हुई। जैसे कि आईवी यानी इंट्रावेनस से अगर कोई भी ड्रग आप देते हैं तो क्या है, पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कोई ड्रग आईवी देते हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। डायरेक्ट आप इंट्रावेनसली देते हैं यानी वेन में उसको इंजेक्ट कराते हैं, तो क्या होगा उसका 100%, क्योंकि हमें फाइनली क्या होता है, ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना होता है। अब आप डायरेक्ट ही उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दे रहे हैं तो वो 100% हो गई। वही सबक्यूटेनियस और इंट्रा मस्कुलर में क्या होगा, 75%। थोड़ा कम होता है क्योंकि टिश्यूज़ होते हैं, वो होता है, तो देखा था। ओके, ओरली क्या है, ओरल है, देखा था ओरली आपने दी थी तो 50% हुई थी उसकी, अभी 50% ही पहुंची थी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेस देन 100%, 100% से कम। ओके, और इसको अभी हम और समझेंगे। हाँ, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, दैट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या है इसका, AKA यानी ऑल्सो नोन एज प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन। प्री से क्या होता है, पहले सिस्टमिक एलिमिनेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही उसका एलिमिनेशन हो गया था। पिछले देखा था आपने तो क्या था, 50 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए थे, 50 मॉलिक्यूल्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गए थे। तो हम बोलेंगे कि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 50 हुआ था। ओके, तो एक बढ़िया सा इसका एग्जांपल लेते हैं। कैसे कि कोई भी अब आप हैं, जैसे मुझे तो मूवी देखने का बहुत शौक है, तो मैंने वहीं से ही एक एग्जांपल लिया है कि मैं घर से जाता हूँ तो मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ है, और इसमें मुझे वहाँ जाकर मुझे पॉपकॉर्न भी खाना है, अच्छा लगता है पॉपकॉर्न खाना।
तो मूवी का टिकट का प्राइस क्या है, 500 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ बच हैं, तो 500 रुपीज़ अब किसके लिए बचे, मेरे पास ये मैंने मूवी के लिए ले लिए। और ये फिर क्या है, अब मुझे वहाँ पर पहुँचना भी है, तो मुझे पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी मुझे पैसा खर्च करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करना होगा, मुझे यही पैसे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 500 रुपये का तो मैं मूवी में दूंगा, और वही 500 रुपये का मुझे पॉपकॉर्न भी खरीदना है। लेकिन अब ये है कि ये मैंने यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा था, अगर मैं कैसे भी ये बचा लूँ, इफ़ आई कैन सेव दीज 500 रुपीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं यहाँ पर जाकर ये पॉपकॉर्न खरीद सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी की लिफ्ट लेनी होगी। अगर मैं लिफ्ट लेता हूँ किसी के, तो मैं ये अपने 500 रुपीज़ बचा सकता हूँ। तो मेरे पास अब क्या हो गए, 1000 रुपीज़ होंगे। तो 1000 रुपीज़ में क्या होगा, मैं जाऊँगा सिनेमा में बढ़िया से, ये किसका बना दिया, ओके। तो जहाँ वहाँ पर जाके अपना 500 रुपीज़ का टिकट खरीदूँगा और 500 का पॉपकॉर्न। लेकिन अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, तो मैं पॉपकॉर्न नहीं खरीद पाऊँगा। तो ऐसे ही समझते हैं कि अगर आप कोई भी ड्रग ओरली दे रहे हैं, तो क्या होगा, ओरली दे रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको जो खर्चा है वो पे करना पड़ेगा। वही अगर आप कोई लिफ्ट ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आईवी है, आईवी में क्या है, मैंने लिफ्ट ले ली, तो लिफ्ट ले ली, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दिया, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दिया तो क्या था, तो 100% पहुंच गया। वहीं कि अगर मैं इसको ओरली लेता हूँ या और किसी रूट से लेता हूँ तो कम होगा, जैसे ओरली लेता हूँ तो 50% ही पहुंच रहा है। इतना ही समझना है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या था कि पहले ही एलिमिनेट हो रहा है, तो पहले ही मुझे थिएटर यानी सिनेमा पहुंचने से पहले ही मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ 500 रुपीज़ से। तो अगर मुझे वहाँ पर पूरी तरीके से पहुँचना है, 100% पहुँचना है, तो मैं आईवी का यूज़ करूँगा, यानी किसी लिफ्ट का यूज़ करूँगा। अगर मुझे वहाँ पर ओरली पहुँच पा रहा हूँ, तो वहाँ पर 50% ही मेरा वहाँ पर पहुंच पाऊंगा, यानी मेरे पास 500 रुपीज़ ही पहुंच पाएंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यही हो रहा है, प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन हो पा रहा है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही खर्चा हो गया। ओके, तो इसको हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी ड्रग हैं वो हम देख लेते हैं। सब एलपीजी से हमें याद करना है, तो एलपीजी से हमें याद करना है, तो सबसे पहले लिग्नोकेन। अब ये बताइए ये कौन सी ड्रग है, ये आई एन ई आ रहा है, तो यस दिस इज बेसिक ड्रग। पी से क्या समझ में आता है, प्रोप्रानोलॉल, नलॉल, लॉल, तो ये क्या होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ये बीटा ब्लॉकर्स। और फिर जी से क्या होता है, एक जीटीएन होता है, इसको भी हमने देखा था, एनटीजी पढ़ते हैं इसको, यानी नाइट्रोग्लिसरीन कब यूज करी थी, ग्लिसरीन, यस, ये एक्यूट हार्ट अटैक में, एक्यूट एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये कैसे दे रहे थे हम इसको, कैसे दे रहे थे, ये हम दे रहे थे सबलिंगुअली, क्योंकि अगर मैं ये ड्रग किसी पेशेंट को एनटीजी ओरली देता हूँ, तो ओरली दूंगा तो क्या होगा, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हो जाएगा। जब बहुत हो जाएगा तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही नहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए इस ड्रग को ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसको हम सबलिंगुअली देकर पेशेंट की बॉडी में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ईजिली पहुँच पाए। ओके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। क्या कि कोई भी बायो अवेलेबिलिटी की अगर मैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखूं, तो कैसे देखेंगे कि कोई भी जब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे भाई हम तो उसको डोज कम देंगे। वही बायो अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, तो हम उसकी डोज बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। तो देयर आर सम फैक्टर्स एज वेल विच अफेक्ट दी बायो अवेलेबिलिटी। क्या हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ क्या हो सकती है, कोई पेशेंट है तो वो डायबिटिक भी हो सकता है, या रीनल फेलियर हो सकता है, उसको रीनल का कोई फेलियर हो, उस वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। या हम बोल सकते हैं कोई उसको लिवर में ही कोई प्रॉब्लम है, यानी बोल सकते हैं लिवर सिरोसिस है, तो इस तरीके से कोई भी हेपेटोटॉक्सिसिटी है उस लिवर में, तो हम बोल सकते हैं देयर आर सम डिजीज विच विल अफेक्ट दी बायो अवेलेबिलिटी। और क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक। अरे आपने कुछ खाया,
अब उसके बाद तुरंत ही गोली खा ली कोई, तो क्या होगा, ड्रग वहाँ पर जाके फूड से मिलेगी, इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा, वो डिग्रेड होगी, तो क्या होगा, वो पोर्टल वेन में कम पहुँचेगी, पोर्टल वेन में कम पहुँचेगी तो लिवर में भी कम पहुँचेगी। तो तभी बोला जाता है कि ऐसी भी कई सारी ड्रग हैं जो खाना खाने के साथ लेते हैं, वो हम कभी बाद में देखेंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक अफेक्ट दी बायो अवेलेबिलिटी। कैसे कि कोई भी ड्रग है आपने खाई तो वो उसका फूड से इंटरेक्शन हुआ, डिग्रेड हो गई, तभी बोला जाता है कि आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद खाना खाने से पहले दवाई लेनी चाहिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि कोई भी ड्रग है उसके डिफरेंट रूट हैं, जैसे कि ओरली लिया था तो वो अलग एब्जॉर्ब हो रही थी, कम हो रही थी एब्जॉर्ब, और अगर आप सब क्यूटेनियसली ले रहे हैं तो 75% हो रही थी, और आईवी ले रहे थे तो 100% हो रही थी। क्यों हो रही थी 100%? क्योंकि वो हम वी आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रिंग द डोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू आईवी रूट। ओके, नेक्स्ट इज हाँ, हाउ टू मेजर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप मुझे कोई भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बताओ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे बताऊँगा? मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगा। कैसे प्लॉट करूँगा वो बताता हूँ कि ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइम लिखूँगा, टाइम, यहाँ पर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, समझते हैं हम बहुत इजी वे में। जैसे कि कोई ड्रग दी मैंने आईवी रूट से, सबसे पहले मैं ड्रग देता हूँ, कोई भी ड्रग देता हूँ मैं आईवी रूट से इस तरीके से, तो क्या होगा कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ेगा ये इस तरीके से, तो ये ड्रग यहाँ पर होगी इस तरीके से, और फिर ये फाइनली एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ड्रग, जो कि मैं आईवी दी है, मैंने कोई भी ड्रग आईवी दी है। ओके, अब मैं कोई भी ड्रग तो इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आईवी मैंने जो दी है वो 100% है, और फिर उसके बाद कोई भी ड्रग मैंने ओरली दी है, मान लेते हैं कोई भी ड्रग मैंने ओरली दी है, तो क्या होगा, अब इतना ये इसका ये ऑब्वियस है कि वो 100% नहीं होगी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसका हाईएस्ट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगा। तो यही जो सब कुछ है, इसी से ही आपको पता चल पा रहा है कि ये इसका एरिया अंडर द कर्व हो गया, एरिया अंडर द कर्व, AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो ओरली क्या हो रहा है, ये ओरली क्या, मान लीजिए 30% ही एब्जॉर्ब हुई, तो आईवी क्या हुई 100%, ओरली क्या हुई 30%। तो मैं एक फार्मूला यहाँ पर फिट करूँगा, उससे कि आप बता पाएंगे कि ये कितने परसेंट इसकी बायो अवेलेबिलिटी थी। तो कैसे देखेंगे हम, तो AUC के लिए हम देखेंगे AUC ऑफ ओरल ड्रग अपॉन AUC ऑफ आईवी ड्रग। तो कैसे, ओरल से हमें देखा 30% यानी 30, और ओरल से क्या सॉरी आईवी से क्या था 100, तो इस तरीके से मैं देखूंगा, तो ये हो गया 0.3, तो 0.3 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, तो हम बोलेंगे 0.3 फ्रैक्शन एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन या बॉडी। अगर आप कहेंगे कि इसको भी परसेंटेज में करना है इसको, तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे आता है परसेंटेज में करना, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर ये होगा 30%। तो ऐसे ही कोई भी और भी ड्रग की, किसी भी ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आप बायो अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज बायो इक्विवेलेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। तो बायो इक्विवेलेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है बायो इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले इसको भी हम देखते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकली, बायो से क्या देखा था, बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल, इक्विवेलेंस से क्या था, इक्विवेलेंट। तो इसको समझ रहे हैं कि कोई भी ड्रग दूसरे ड्रग के बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट हो। ओके, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको और समझते हैं बढ़िया से कि कोई भी ड्रग है, एस्पिरिन एक ड्रग है, सॉल्ट है, तो एस्पिरिन की जो ब्रांडिंग है वो इकोस्प्रिन नाम से आती है, तो इकोस्प्रिन आपने सुना होगा। तो एस्पिरिन क्या था, एक एसिडिक ड्रग थी, और क्या था एस्पिरिन के बारे में क्या पता होता है, ये ब्लड थिनर होता है, ब्लड थिनर। कहीं भी जो जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है वो अपने पास रखते हैं इसको, एस्पिरिन को, ताकि वो जल्दी से इसको लेके और फिर एटलीस्ट वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। ब्लड थिनर हो गई, इकोस्प्रिन हुई। ओके, तो आपके पास अब बहुत सारा पैसा हो गया, आपने कहा कि चलो एक मैं अपनी भी एस्पिरिन की एक दवाई बनाता हूँ। तो आपने क्या किया,
कि अपनी एक ब्रांडिंग की लव स्प्रिन, इसका आपने ये बढ़िया सा दिल बना दिया। ओके, तो जब आपने देखा कि इसको बायो इक्विवेलेंस हमें कराना है, जबकि जब भी ड्रग आपको मार्केट में लानी है तो उसको बायो इक्विवेलेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोस्प्रिन जो कि बहुत पुराना ब्रांड है और अप्रूव्ड है, तो इसकी जो 150 mg देने के बाद मान लीजिए कि 100 mg इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। ओके, और आपने जो ड्रग बनाई है लव स्प्रिन, इसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो 80 mg हो रहा है। तो क्या ये बाइक्यूवेलेंट है? तो ये इसको, हाँ, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन इसको अप्रूवल देता है। तो इंडिया में कौन करता है? CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही इसको अप्रूव करता है। तो अब आप बताइए, ये तो 100 mg थी और आपने जो लव स्प्रिन बनाई है वो 80 mg है। तो अब आप बोलेंगे तो CDS को, हाँ, तो CDS को इसको अप्रूव करेगा? तो ऑब्वियस है कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो CDS को देखता है कि जो प्रेजेंट में या जो मार्केट में ब्रांडिंग की दवाइयाँ चल रही हैं उसका वो +-20%। अगर ये आपकी दवाई 120% भी होती या 120 mg भी होती, तभी भी ये अप्रूव्ड हो जाती। तो हमें पता चला कि बायो इक्विवेलेंस में +-20% होना चाहिए। वो CDS को इसको अप्रूव्ड कर देगा, यानी एक इसको ग्रीन टिक दे देगा। सब तो ब्लू टिक के लिए, इसके लिए ग्रीन टिक दे देगा। ओके, हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ फेनिटोइन भी दो ब्रांड में होती है, दैट इज डायलेंटिन और दूसरा क्या है? एप्टोइन। और इसकी भी सेम डोज है 100 mg। अगर कोई पेशेंट का क्या है, पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फेनिटोइन होता क्या है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ओके, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग किसके लिए यूज होती है? सीजर के लिए, सीजर्स जो आते हैं, ठीक है, चक्कर या तमाड़े जो भी मिर्गी बोलते हैं। तो 100 mg डायलेंटिन दी, एप्टोइन भी 100 mg है। तो किसी पेशेंट की डायलेंटिन चल रही थी पहले ही, तो फिर क्या था कि उसकी जो दवाई थी वो ख़त्म हो गई। तो वो डॉक्टर यानी फार्मासिस्ट के पास जाता है, तो बोलते हैं कि भाई मुझे डायलेंटिन दे दो। तो वो कहेंगे कि मेरे पास डायलेंटिन नहीं, एप्टोइन है। एक ही सेम ड्रग है, दोनों में फेनिटोइन है, तो दोनों सेम होती हैं। तो वो पेशेंट को कैसे भी कन्विंस करके उसको एप्टोइन दे देता है। तो एप्टोइन देने के बाद क्या होगा? पहले तो उसको डायलेंटिन दे रहे थे, लेकिन अब उसने एप्टोइन दे दिया, उसने 3-4 दिन उसको खाया, फिर उसको क्या हुआ? सीजर आने लगे, यानी उसको चक्कर आने लगे। तो जब चक्कर आने लगे तो हम कहेंगे कि इसकी बायो इक्विवेलेंस सेम नहीं है। क्यों नहीं हो पाती है दो डिफरेंट ब्रांड की सेम? तो इसीलिए हम फेनिटोइन के केस में देखते हैं कि हमें सेम ब्रांड ही प्रेफर, यानी हमेशा ही वो सेम ब्रांड देना है पेशेंट को जो उसका चल रहा है। क्योंकि जो 100 mg है वो डोज डॉक्टर ने आपने उसको एडजस्ट करके ही दिए। ठीक है, इसका ये देखा। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आज हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में भी हमने देखा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? एब्जॉर्प्शन के बाद यस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायो अवेलेबिलिटी, और फिर उसके बाद हमने इसी में देखा एरिया अंडर कर्व, फिर देखा था हेंडरसन हेसलवेग इक्वेशन, फिर देखा था लास्ट में बायो इक्विवेलेंस। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाक से हम इनको देख लेते हैं। तो इसमें ये दे रखा है ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन अच्छे से डिफाइन करता है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन टू प्लाज्मा, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग प्लाज्मा टू टिश्यूज, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो सही है, ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। द प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड बाय, किससे? ड्रग कलर से नहीं यार, लिपिड सॉल्युबिलिटी हो सकता है, कंटेनर टाइप नहीं, ड्रग ऑर्डर नहीं। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी देखा था, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वही एब्जॉर्ब होगी, वाटर सॉल्युबल नहीं होगी। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड एब्जॉर्प्शन स्टेप देखा था,
अवॉइड एब्जॉर्प्शन स्टेप, तो यानी ये था इंट्रामस्कुलर, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100% पहुंचा रही थी। वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम, कहाँ से? स्टमक से, स्टमक में ही एसिडिक होता है। द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन, क्या? इफेक्ट ऑफ पीएच सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ पीएच ड्रग आयोनाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बताइए इसका आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और फाइनली इसका आंसर यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट? ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज कौन कराता है? डिक्रीज सरफेस एरिया? नहीं। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइड, ये भी देखते हैं। हाई ड्रग आयोनाइजेशन, ये तो बाहर ही निकल जाएगी, जितनी ज़्यादा आयोनाइज ड्रग होगी बाहर हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, नहीं भाई, तो ये नहीं। तो इसका आंसर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइड। फर्स्ट पास इफेक्ट रेफर्स टू, क्या? ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, ड्रग एक्सक्रीशन वाया किडनी, ऐसा तो नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं था। तो आंसर इज ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसी को बोला था प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन। विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन के को अफेक्ट नहीं करता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग, सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो सबसे ज़्यादा हमने यही नहीं देखा था इस लेक्चर में। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये देखा था। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइप देखा था, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जल्दी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग भी देखा था कि लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में इसको। द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज लीस्ट फ्रॉम विच रूट? सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? ओरल से, ओरल से ही। तो आंसर इज ओरल। इंटरवेनस से भी 100% होगी, 75% इससे होगी, और इससे भी हो ही जाती है अच्छी खासी, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ है? ओरल से। सबलिंगुअल से कौन सी ड्रग दे रहे थे हम? यस, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, तो आज हमने ये सब देखा। थोड़ा बड़ा हो गया ये लेक्चर, लेकिन मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। इसके बाद किसी भी और लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसी को ही आप बार बार रिवाइज करेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे, उसी से ही अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे अब होगा हमारा, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। ओके, जय श्री महाकाल।